मेरा पहला सवाल सर यही है, आपका गला ठीक है? क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है और आप समझ सकते हैं ये क्यों खराब हो रहा है। सवाल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं, हम सब परेशान हैं इस चीज से। मैं कई सारे सवाल तैयार करके लाया हूं। शुरुआत करना चाहूंगा, आप क्या कर रहे हैं इस पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए? पर्यावरण मंत्री होने के नाते सबसे पहले हमको तरीका बता दीजिए, इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए, सेहत कैसे ठीक रखी जाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं। दूसरा, इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और जो तीसरा है कि दिल्ली की जो पर्यावरण का विषय है, ये अकेले दिल्ली के कारण प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा एनसीआर रीजन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी समस्या को देखते हुए हमने एक लेजिस्लेशन हम लाए थे जिसमें हमने CAQM अथॉरिटी बनाई। क्योंकि अगर दिल्ली में हवा खराब हो रही है तो जो एयरशेड है जहां से जनरेट हो रहा है, तो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी तो सोनीपत, रोपड़, संगरूर में ऑर्डर नहीं दे सकता। तो हमने अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को पूरा करे, गैप को पूरा करे, रिसर्च करे और साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की ओर जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के बाद। जब मैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो हमें इस पॉल्यूशन के कारणों की पहचान करनी होगी। पहला कारण है जो सबसे बड़ा है वो है व्हीकल। 40% पॉल्यूशन व्हीकल के कारण है। ये तो अच्छा हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट का वापस से ठीक। पहले हमने फ्यूल की, दुनिया में जितने भी सिटीज में पर्यावरण सुधरा है उसमें सबसे बड़ा कारण है उन्होंने क्लीनर फ्यूल का प्रयोग किया। हम BS4 से BS6 में, BS1, BS2 सर अब ये वो सारे वाहन जो हैं वो फेस आउट होने चाहिए, पर उनको अगस्त में एक कोहर्सिव स्टे मिल गया था, कल वो विड्रॉ हुआ है। और जो डी रजिस्टर्ड वाहन हो गए ऐसे 1,12,00,000 है। तो पूरे NCR रीजन में हम इसको अब एक समन्वित तरीके से दूर कर रहे हैं। दूसरा, स्मार्ट ट्रैफिकिंग। अभी हमने दिल्ली पुलिस को 60 प्लेसेस बताए हैं जहां पर शाम को या सुबह ट्रैफिक जाम लंबा रहता है। और ये स्मार्ट ट्रैफिकिंग अब हम कहते हैं पूरे NCR रीजन में आने चाहिए ताकि ये व्हीकल का रुकने के कारण भी पॉल्यूशन ना हो। तीसरा जो विषय है जिसमें अब दिल्ली सरकार आगे जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बसें। चौथा जो हम कहते हैं कि हमारा जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अभी ये जो स्टडी हुई कि दिल्ली में मेट्रो के होने से 7 लाख गाड़ियां कम हुई, लेकिन मेट्रो में जो आदमी चलता है उसके लिए एंड टू एंड सर्विस होनी चाहिए। कि आपने मेट्रो तो आप मतलब नोएडा तक पहुंचा दो, पर नोएडा से रोहिणी जाने के बाद रोहिणी में आगे जहां उसको जाना है वहां के लिए अगर उसको कनेक्टिविटी अच्छी होगी, या गुड़गांव से कनॉट प्लेस आके कनॉट प्लेस से उसको आगे जाना है, तो हमने अभी दिल्ली में भी ये कहा है, बाकी जगह भी कहा है कि जैसे एक बार DTC के पॉपुलर रूट हुआ करते थे, ऐसे आप एंड टू एंड पॉपुलर रूट को तय करिए ताकि हम सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन में मैं और भी बोल सकता हूं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के विषयों को पूरा करने के बाद दूसरा इश्यू आता है इंडस्ट्री। दिल्ली में लगभग 28 स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं और NCR रीजन में 240 हैं। तो जब मैं क्लीन फ्यूल की बात करता हूं तो इंडस्ट्री में भी 240 में से 224 में हमने CAQM के माध्यम से PNG की सप्लाई करी है ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो गैस पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको बॉयलर के लिए उतना गैस पर्याप्त नहीं होता है, रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं।
दिल्ली में ऐसी इंडस्ट्रीज को पूरे एनसीआर रीजन में हमने चिन्हित किया है और 3,500 इंडस्ट्रीज हैं जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं। मतलब डेंजरस, रेड और ऑरेंज। डेंजरस नहीं कहना चाहिए, एमिशन ज्यादा होता है। डेंजरस कहने से तो कोई वो खाना ही बनाते, कुछ और तो करते नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रीज में पॉल्यूटेंट ज्यादा होता है, वहां पर हमने कहा है आपको OECM जो है अपना यंत्र डिवाइस लगाइए। पर मैं ये जानता था कि जो डिवाइस लगाना है इसमें पैनिक क्रिएट ना हो मार्केट में, क्योंकि एक छोटी सी भी इंडस्ट्री बंद होती है तो 10 गरीब आदमियों का रोजगार भी जाता है। तो हमने लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको CPCB में रजिस्ट्रेशन कराया, स्टेक होल्डर का और उनकी मीटिंग कराई। कल को आप गलत डिवाइस भी लगा लोगे तो भी फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है, दिखाने के लिए नहीं लगाना चाहिए। आज वो सारी प्रक्रिया जब हमने अक्टूबर में पूरी कर ली है तो 31 दिसंबर अब हमने उन्हें कहा है कि भाई अब आप अपने इस डिवाइस को लगाकर एक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाइए। इंडस्ट्री में अब जो दूसरा बड़ा एरिया है वो बड़ा एरिया जो इलीगल तरीके से चल रही हैं। कुछ ऐसे भी काम हैं जैसे कई लोग अवैध रूप से रबड़ को जला करके उससे ऑयल निकालने का काम करते हैं, उन पे अब हम सख्ती करने के काम को आगे बढ़ाने वाले। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तीसरा जो विषय है वो सॉलिड वेस्ट है। आपने देखा होगा गाजीपुर में, भलसवा में, ओखला में ये जो लीगेसी वेस्ट है। मैं अभी नोएडा का गाजियाबाद का प्रेजेंटेशन देख रहा था, उन्होंने पूरा एक लीगेसी वेस्ट को समाप्त करके वहां मियावाकी अपना एक गार्डन लगाया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो बहुत तेजी से इसके डिस्पोजल पे लग रहे हैं और मेरे को लगता है प्रमुख जो 4 है उसमें से 3 को तो हम अगले साल जून जुलाई तक पूरी तरीके से पूरा करने की बात करेंगे। चौथा विषय जो है सुमित जी, हम सब लोग सुबह से शाम तक घर से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, AC चलाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो हमारी सारी जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है उससे कार्बन एमिशन ही होता है। तो हम कहते हैं ग्रीनिंग पे भी जोर दो। अब हमने सभी कॉरपोरेशंस को कहा है कि भाई आप अपने जितने भी पार्क हैं आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, लोग उसको अडॉप्ट करें, लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड पे गुड़गांव में 750 एकड़ जमीन पे हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन को कहा है कि आप, मैं कहता हूं पेड़ मत लगाइए, आप एरिया बताइए कि ये एरिया ग्रीन होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट निकल के आता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ मां के नाम पे 2 बार दिल्ली में प्लांटेशन किया है। फिर पब्लिक अवेयरनेस कार्यक्रम, बिहेवियरल चेंज, और सबसे बड़ी बात है जब मैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात करता हूं तो जो मौसम है उसका भी असर पड़ता है। अभी 3-4 दिन पहले जब 450 हुआ तो जो WD गया था जिसके कारण हमारी नीचे की हवा रुक जाती है, तो CAQM को हमने मौसम विज्ञान से जोड़ा है और उसके आधार पर हमने ग्रैप का एक सिस्टम शुरू किया है। इसको हमें और ज्यादा अच्छे प्रभावी तरीके से करना होगा। तो एक एस्टेब्लिशमेंट देना, फिर उसको मॉनिटरिंग करना और मॉनिटरिंग बेस पहले से स्टेप्स उठाना। लेकिन आगे 1 वर्ष की योजना के लिए मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, MCD, NDMC इनके प्रेजेंटेशन 1-to-1 देखे हैं। अभी चारों स्टेट्स के भी हम करने वाले हैं, क्योंकि हमें चारों स्टेट्स में, मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें करनी है। पहला, हमें जो सरकारी अधिकारी नीचे काम कर रहे हैं उनको परसुएट करना है चीजें नीचे ले जाने के। दूसरा, हमें इसमें जो स्टेक होल्डर हैं जिनको कई बार लगता है कि भाई मेरा ये स्टेटस को चला गया, उनको मोटिवेट करना है कि आपको चेंज करना होगा। और तीसरा, एक्शन लेना है। ये जब 6 करोड़ लोग मिलकर के कर रहे हैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, वेदर प्रिडिक्शन बेस पे एक्शन, हमें अपने व्हीकल, फ्यूल चेंज, इन सब विषयों पे करना है। और ये प्रेजेंटेशन लेके अब हम 1 वर्ष की योजना पे चलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि CAQM आने के बाद हमारे जो 200 से नीचे के AQI डेज हैं, अगर आप इस साल का औसत निकालेंगे तो ये बेहतर हो रहा है, लेकिन संतोषजनक नहीं है।
और मेहनत करके इसको आगे बेहतरी के लिए काम करेंगे। भूपेंद्र जी, क्योंकि इन्वायरमेंट के नाम पे वोट नहीं पड़ते हैं, आप लोगों के मैनिफेस्टो में कहीं भी इन्वायरमेंट क्लीनिंग को लेकर जोर नहीं दिया जाता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लीजिए। आज की डेट में तो भूपेंद्र भाई, अब तो पराली भी नहीं जल रही, अब तो पटाखे भी नहीं जल रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिन इलाकों का आपने नाम लिया, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। फिर कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है? फिर मतलब आपस में सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता है? वो सरकार रही तो 4 साल में कभी किया ही नहीं। और ऐसा ये दिसंबर में मैंने कहा ना, जो WD आता है मेट्रोलॉजिकल में, तो दिन बेटर हुए हैं। अगर आप दिन भी देखेंगे 400 से ज्यादा, तो हम एक एवरेज को बनाने में हुए हैं। लेकिन ये सारे उपाय जो हम कर रहे हैं, इसके परिणाम आने वाले वर्षों में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। हमने चीन का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि बीजिंग ने कैसे कटेल कर लिया, लंदन का एग्जाम्पल दिया जाता है। हम पिछले 10 सालों से 2014-15 से लगातार देखते आ रहे हैं, सरकारें भी आपकी हैं, आप ही रहे सरकार में, फिर अभी तक आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि 200 से जो AQI है उसके कुछ दिन कम हुए हैं, संतोषजनक नहीं हुआ। वहां भी यही स्टेप लिए जाते हैं। उन्होंने एक लंबे समय में लंदन में जो शुरू में 52 में आया था, तो उन्होंने अपने जो कोल बेस्ड गैस था उसको पूरी तरीके से समाप्त किया था। बाकी सब देशों का अलग अलग है, हमने सबके कंपैरेटिव स्टडी किए हैं। और जो एक्शन प्लान मैंने आपको बताए हैं जी, आज के समय में अगर अगस्त से 1 करोड़ 12 लाख व्हीकल को कोहर्सिव स्टे भी मिला हुआ था, तो अब हम उसको समाधान करने के रास्ते पे आए हैं। आज जैसे पराली में जलाने का हमने ऑर्डर दिया, उसमें उन लोगों ने अपना प्रोटेक्शन लिया, फिर उसको भी हमने वैकेट कराया। तो हम एक ऐसे हम सब अब एक साथ मिलकर एक दिशा में काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से सबने कदम उठाए हैं, इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक ऐसी मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं जो हम लोगों के दिल से और हम लोगों के सेहत से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। पर हमको नौकरी भी चाहिए, हमको विकास भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर लेके जाना है। तो ये जो सामंजस्य है, जो बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी मिनिस्ट्री का काम है, आपको लगता है कि बहुत टफ काम आपको दे दिया है, खासकर इस मौसम में जब पोल्यूशन बढ़ जाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम यहाँ पर रहते हैं, और चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही चाहिए। इसमें कोई टफ नहीं होता है भाई, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी से कभी नहीं करना। तो आप ये कहेंगे कि दिल्ली दिल वालों की होने के साथ साथ दिल्ली मजबूत फेफड़े वालों की भी होनी चाहिए? नहीं, मजबूत फेफड़े भी होने चाहिए, दिल भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए, सब कुछ मजबूत होना चाहिए। एक फेफड़ा मजबूत हुआ, लीवर कमजोर हुआ तो क्या करोगे? फेफड़ा और लीवर मजबूत हुआ, डायबिटीज हुई तो क्या करोगे? आदमी को ओवरऑल परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम केंद्रीय स्तर पर रेगुलेशन निकालते हैं, लेकिन हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम जाकर नीचे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मैं उस स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूं कि किसी को ब्लेम करें। मैंने आपको कहा ना, परसू करना। अब गुड़गांव मतलब हरियाणा गुड़गांव सरकार है या यूपी सरकार है, फिर भी उनके कॉरपोरेशन के अधिकारियों को हम कर रहे हैं। हमारा तो ये एक रेगुलेटरी, सेंट्रल लेवल पे हम रेगुलेटरी है। जैसे मान लीजिए, अभी एक जो सबसे बड़ा विषय है कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश देखो, डिफेंस कॉलोनी देखो, कहीं देखो, रोज एक ना एक मकान टूटता है, फ्लोर बनते हैं। आप बताओ उसका डस्ट कहाँ जाता है? आजकल तो रोक लगी होगी, ग्रैब 4 है, अभी 3 दिन के लिए लगी है। तो हमने जैसे अब ये कहा है कि भाई प्लानिंग में CND वेस्ट के लिए प्लेस तय करो। तोड़ने से पहले आप ये बताओ कि आपका CND वेस्ट जाएगा कहाँ। ये जो चीजें फोर्सफुल आज हम दिल्ली सरकार के साथ कर पा रहे हैं, ये रेखा जी के होने के कारण कर पा रहे। नहीं तो विज्ञापन छप सकता था, लेकिन बनता कुछ नहीं था। ये लोग कम से कम ईमानदारी से कार्य तो कर रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस छोटे से समय में अच्छे स्टेप भी उठाए। आपने अब रेखा जी का नाम ले लिया तो मैं आप ही से पूछता हूं, आप ही रेट करिए। दिल्ली के बगल में योगी आदित्यनाथ जी, नोएडा में, दिल्ली में रेखा जी, हरियाणा में सैनी साहब, राजस्थान में भजनलाल से पंडित जी, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छे से इन तमाम नियमों का पालन करा रहा है?
सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं और सुमित जी सबसे अच्छा कर रहे हैं। ये आप सवाल को बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, सभी अच्छा कर रहे रेट करिए ना इन चारों पांचों को। हैं। नहीं, मैं कोई रेटिंग एजेंसी हूँ, आप सब कुछ हैं। मैं सबका साथी हूँ। अच्छा ये तो बताइए, जो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था, हम सब इस सभागार में जो बैठे हैं जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। आप क्या 24 घंटे आप क्या घर में प्यूरिफायर चला के रखते हैं? नहीं, मैं सामान्य- फिर क्या करते हैं आप? हम सब कैसे अपने फेफड़ों को बचाएं? जो काम करें उसकी रिपोर्टिंग आपको दी है। अब आप इसको वीडियो के साथ रिकॉर्ड करना चाहें तो मेरे साथ आइए और रोज देखिए मेरे जीवन को। अच्छा आप चलिए, ऑन अ सीरियस नोट, आप नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं मैं सीरियसली ही समझ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब आपको जनता से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक चेतना का विषय भी है। और जैसे आपने कहा वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात, हम सब लोग जानते हैं कि गाड़ियों की दिक्कत होती है, आपके पास पब्लिक कन्वेंस है नहीं, तो आप छोटी दूरी चलना होता है, आप अपना स्कूटर निकाल लेते हैं, कार निकाल लेते हैं जो कि पुरानी है। ऐसी जनता से कैसे इनको समझाया मनाया जा सकता है कि भाई इस वक्त नहीं, कंट्रीब्यूट खूब अपना स्कूटर कार निकालिए, लेकिन अपना जो उसका पॉल्यूशन का जो पैरामीटर है वो अच्छा रखिए। अच्छा, मतलब पोल्यूशन चेक कराते रहिए। बिल्कुल, और कॉन्शियस सिटीजन के नाते करिए। अभी मेरे को कुछ दिनों पहले अपने नोएडा के कमिश्नर ने एक बात कही कि जैसे वहाँ बहुत सारे ये कॉल सेंटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि इतना कंपनियों में आप CSR करते हो तो नवंबर महीने में इतना नहीं कर सकते कि सब आपके कर्मचारी एक ही इलेक्ट्रॉनिक बस में आए। एक साथ 1000 गाड़ी लाने की क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटीज हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बसें ला सकती हैं। सभी रोज अपनी गाड़ियां अब ये तो पब्लिक बिहेवियर है, पर भाई आजादी है, किसी को कह भी नहीं सकते। तो जो जिस चीज को कर रहा है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ दुनिया के सामने दिया है। ये जो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई है, इसमें सरकारें जो हैं ये मिटिगेशन मेजर्स कर सकती हैं, फ्यूल की उपलब्धता करा सकते हैं, पॉलिसी कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, रिन्यूएबल का प्रोडक्शन करा सकते हैं। सोसाइटी जो है वो बिहेवियरल होती है, अपनी बिहेवियरल अप्रोच को चेंज करते हैं। लेकिन जो पर्सनल स्तर पे आपने मेरा एक स्पीकिंग ट्री में आर्टिकल पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल सेंसेस। वो क्या है? वो उसी को बता देता हूँ कि पर्सनल स्तर पे हम लोग कैसे योगदान दे सकते हैं, कॉन्शियसनेस कैसे पैदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, हम लोग स्टूडेंट से, यूथ से, इंडस्ट्री से जाके बात करते हैं कि कम से कम 7 काम आप कर सकते हैं। सबसे पहला, सेव एनर्जी। ये तो एनर्जी ड्रिवन है, तो एनर्जी कैसे, उसके लिए किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सेव वाटर, हमारी 17% पॉपुलेशन है, लेकिन प्योर वाटर तो 1.7% है। सेव फूड, तीसरा। चौथा, बड़े शहर जो बना रहे हैं इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 60-70% इलेक्ट्रॉनिक ना हो, तो रीयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोसाइटी के स्तर पे भी। और छठा, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवां, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये ऐसे पर्सनल बिहेवियर की चीजें हैं जिसमें यंगस्टर, एजुकेशन में, NGO में, सोसाइटीज में, ये सब लोग एक साथ लेकर के जा सकते हैं। आज गुड़गांव में और फरीदाबाद के बीच में बंदवाड़ी में इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। मैंने कहा कि भाई सोसाइटीज जो हैं वो अपने यहाँ इतना बड़ा एक सिस्टम रखती हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं रखते जो वहीं से कचरे का सेग्रीगेशन करे। हम छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भी एक जो शहर में आकर के बस है, इसको बेटर बनाने के लिए अपना एक कॉन्शियस योगदान दे सकते हैं। और बड़े शहर में अपनी सोसाइटी के माध्यम से, अपने वर्ग के माध्यम से कॉन्शियसनेस को लेकर के हम आगे चलेंगे तो उसका लाभ रहेगा। भूपेन जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हेल्थ इमरजेंसी का वक्त है, ये आपातकाल जैसी स्थिति है, सीरियस होने की जरूरत है, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा? देखो, ऐसा इतना कोई चिंता, मतलब आपातकाल है और ये है, हमें इसी में से रास्ता निकालना है। लेकिन कोई एकदम से किसी को घबरा देना ऐसा भी नहीं है। इसमें से रास्ता निकालना है। क्लीन फ्यूल की ओर हम जा रहे हैं, इंडस्ट्री के उसके लिए हम जा रहे हैं, तो इसमें से रास्ता निकालेंगे और सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि संसद जैसे मुद्दे पे आज इस पर बहस होनी थी, शेड्यूल था, आपको बोलना था, आपका यहाँ आना भी डाउटफुल था,
वो हाउस एडजर्न हो गया, इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। ये तो कांग्रेस से पूछो। अब राहुल ये- गांधी ने कहा कि चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी सज्जन लोग हैं ये कुर्सी पे बैठे हैं, ये अगर कुर्सी पे खड़े हो गए तो आप और मैं बात कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? बोलो। हाँ, मतलब हंगामा हुआ आज हाउस। हंगामा नहीं हुआ, कुर्सी पे खड़े हो गए। अब एक बात बताओ, मैं तो अभी एनवायरमेंटल सेंस की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कांग्रेस को सिविक सेंस भी सिखाना चाहिए। मतलब मुझे बताइए, चलिए आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर जो लिख रहा है, जो कर्मचारी लिख रहा है टेबल पे, उसके ऊपर जाके आप खड़े हो जाओगे उसकी टेबल पे, वो तो गलत था सरासर। तो फिर कैसे डिबेट होगी बताओ? नहीं, ये डिबेट करने के लक्षण है? सुमित जी, आपको तो इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आप देखो, आज वो चित्र देखो, मतलब टेबल के ऊपर खड़े होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमरजेंसी है, ये सबसे बड़ी। मैं इसलिए आपसे बोला भूपेंद्र भाई कि कल जी राम जी बिल को पास होना था, डिबेट होना था, रात को 12-1-2 बजे तक हाउस चला। आज उस एडजॉर्नमेंट के बाद, हंगामे के बाद एडजॉर्न करके दोबारा हाउस मिल सकता था, ताकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सरकार, जो आप हमसे बात कह रहे हैं, इस मंच पे आके। एडजॉर्न का करा, सारे पर्चे फाड़ दिए, सब कुछ फाड़ दिए, टेबल पे खड़े हो गए। वो अराजकता थी, और ये कांग्रेस की अराजकता थी। चलिए, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आपसे, और ये मैं 2 चीजें बड़ा कैटेगोरिकली आपसे जानना चाहूंगा। पोल्यूशन के लिए माइनिंग को बहुत बड़ा वजह मानी जाती है, और आपको लगता है कि माइनिंग पे आ रहा हूं, और आपके राजस्थान में भी जानने वाला हूं, आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्यों सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सेव अरावली आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अरावली को 100 मीटर से कम की, जो 100 फीट से कम की जो पहाड़ियां हैं, उनको हटाने की बात की गई है। एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर आपका क्या टेक है? क्या अरावली क्लीन होनी चाहिए? क्या अरावली में माइनिंग होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो सेव अरावली में सबसे ज्यादा सेव करने की कमिटमेंट हमारी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अरावली 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। टोटल 39 जिलों में है, ठीक है। अरावली में केवल फॉरेस्ट रेंज नहीं है, अरावली में फोर्ट्स भी हैं, वो भी पहाड़ पे है। अरावली में लेक्स भी हैं, वो भी पहाड़ में है। अरावली में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी है, वो भी है। अरावली में टेम्पल्स भी हैं, वो भी वहां पर है। अरावली में सिटी भी बसे हुए हैं, वो भी वहां पे है। और अरावली में क्रिटिकल मिनरल भी है, वो देश की आवश्यकता भी है। 2002 में राजस्थान में रिपोर्ट आई 1968 के लैंड रिफॉर्म्स के आधार पे, जिसको अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। आज वो सबसे ज्यादा ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनको बधाई हो, क्यों दे रहे हो तो वही जानते हैं, रिपोर्ट उन्हीं के। फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूं, जो ऑपरेटिव पार्ट है। वी हाउएवर डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट टू प्रिपेयर ए मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। तो अभी अलाउ तो नहीं किया है, केवल प्लान बनाने को कहा है। Through the Indian Council of Forestry Research and Education for the entire Aravalli Hills, understood the continuous geological ridge extending from Gujarat to Delhi on the lines of the MPSM for Saranda and MPSM must identify permissible area for mining, ecological sensitive, conservation critical and restoration priority area within the Aravalli landscape, where mining shall be strictly prohibited or permitted only अंडर एक्सेप्शनल एंड साइंटिफिकली जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस। अब ये जो प्रोहिबिटेड एरिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल जो हम परमिशन दे सकते हैं, टोटल जो परमिशन दे सकते हैं, मैं 4 आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताता हूं जहां सबसे ज्यादा माइनिंग होती है। उदयपुर, आप लोगों के घरों में तो वहीं का पत्थर लगता है। राजसमंद, वहीं का पत्थर लगता है। मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि उदयपुर में
99.89% पे आप माइनिंग कर ही नहीं सकते 100 मीटर होने के बाद भी।